Hey guys, welcome back to Core City. Today we'll be covering the second part of Center State Relations. फर्स्ट वाले में हमने एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव रिलेशंस को कवर किया था और बेसिक इंट्रोडक्शन कि सेंटर स्टेट रिलेशंस कहाँ कहाँ पे लिंक्ड होते हैं। और अभी हम फाइनेंशियल रिलेशंस और क्या क्या कमीशंस आए लेटर ऑन वो सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। तो फाइनेंशियल रिलेशन जो है वो कवर होते हैं आर्टिकल 268 टू 293 जो पार्ट 12 में कवर होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव जो एक्शंस थे, रिलेशंस थे, वो कवर होते थे 11th पार्ट में, ये 12th पार्ट में कवर होते हैं। ठीक है, इसी में हम फाइनेंस कमीशन के बारे में भी पढ़ेंगे। जो भी टैक्सिंग पावर्स एलोकेट होती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज़, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़, ग्रांट्स इन एड, जीएसटी जो अभी लगा, और प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट इंटरेस्ट, जो भी पावर सेंटर के पास होती है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, इंटरगवर्नमेंटल टैक्स इम्यूनिटीज़, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कि अगर इमरजेंसी लगती है तब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये भी पढ़ेंगे। फाइन, तो फाइनेंशियल रिलेशन में फर्स्ट थिंग आती है एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स। ठीक है, तो पार्लियामेंट एक्सक्लूसिव पावर है टू लेवी टैक्सेस। लेवी का मतलब ये होता है इम्पोज, कौन इम्पोज कर सकता है, हु इज़ द इंचार्ज। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में कोई भी सब्जेक्ट है तो उस पर पार्लियामेंट का हक है। स्टेट लेजिस्लेचर का हक है किस पे, स्टेट लिस्ट पे। नो टैक्स एंट्रीज इन कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, 101st अमेंडमेंट एक एक्सेप्शन है जिसमें उन्होंने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि कंकरेंट पावर है। ठीक है, इससे पहले जो कंकरेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स एंट्री नहीं थी। ठीक है, जो भी रेजिडरी पावर्स होती है टैक्सेशन के वो पार्लियामेंट के पास रहती हैं। ठीक है, दैट इज गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, ये सारी चीज़ें। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस, जो डिफरेंट पावर है लेवी करने की, डिफरेंट पावर है कलेक्ट करने की, एंड डिफरेंट पावर है अप्रोप्रिएट करने की। अप्रोप्रिएट का मतलब ये होता है उसको यूज़ कौन करेगा, एट द एंड वो रिटेन किसके पास होंगे। ठीक है, अप्रोप्रिएट का मतलब ये होता है। तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है कैन इम्पोज टैक्सेस किस चीज़ पे, प्रोफेशंस पे, एम्प्लॉयमेंट्स। ठीक है, बट जो उसकी टोटल अमाउंट है उसका एक्सीड 2500 पर एनम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फाइन, स्टेट लेजिस्लेचर जो है प्रोहिबिट की जाती है किस पे, कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो भी आउटसाइड द स्टेट जा रहे हैं उस पे टैक्स इम्पोज करने पे, और सेकेंड थिंग जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। कंसर्न में जो भी चीज़ें होंगी वो पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी। State legislature can also impose tax on consumption and sale of electricity till and unless वो बिलो केसेस ना हो। एक तो कंज्यूम्ड बाय सेंटर और सोल्ड टू सेंटर, उस पर टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती। सेकेंड, कंज्यूम्ड इन कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस ऑफ रेलवे बाय सेंटर और कंसर्न रेलवे कंपनी, इन दैट केस इम्पोजिशन नहीं होगी। और स्टेट लेजिस्लेचर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करता है, जनरेट करता है, कंज्यूम करता है, उस चीज़ों पे टैक्स जो है लगा सकता है, और किसी को सेल करता है टू एनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश बाय पार्लियामेंट, उस पे भी वो टैक्सेशन लगा सकता है फॉर रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग एनी इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैली। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू में क्या आएगा, 101st अमेंडमेंट से हमारे पास जीएसटी आया और 80th अमेंडमेंट से हमारे पास आया 10th फाइनेंस कमीशन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये चीज़ें जो है वो टैक्स रेवेन्यूज़ के साथ प्ले करती हैं। 80th अमेंडमेंट से क्या आया, वॉज एनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू 10th फाइनेंस कमीशन। कमीशन रिकमेंडेड दैट टोटल इनकम में से 29% जो है वो स्टेट्स को जाना चाहिए। फाइन, तो क्या बोला गया, अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन के सबके बीच में उसको मर्ज होना चाहिए, सारी स्टेट्स को भी कुछ ग्रांट्स मिलनी चाहिए। केम इनटू इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पीछे की कोई डेट होती है वहाँ से ये लागू हो जाता है, दैट इज 1996 1 अप्रैल से लागू हो गया। 101st अमेंडमेंट हैज पेव्ड द वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टैक्स, दैट इज जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, for levying GST on every transaction of supply of goods and services or both। ठीक है,
जीएसटी ने किस किस टैक्स को रिप्लेस किया, वो कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस, सर्विस टैक्स, ये सारी चीज़ें। अमेंडमेंट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर सबज्यूमिंग ऑफ, सबज्यूमिंग मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, कि इन टैक्स को भी उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। दैट इज लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स। तो अमेंडमेंट कौन से याद रखने हैं, एक तो 101 जिससे जीएसटी आया, और 80 जिससे 10th फाइनेंस कमीशन आया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस कैसे होगा वो हमने देखना है, ठीक है। टैक्सेस लेविड बाय सेंटर एंड कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट, जो ए पार्ट है जो आर्टिकल 268 के अंडर आता है, उसमें क्या है कि सेंटर इम्पोज करती है वो टैक्सेस को, बट उसको कलेक्ट और यूज़ कौन करता है, स्टेट करता है। स्टैम्प ड्यूटीज या प्रोसीड्स जो भी आ रहे हैं हमें शेयर्स से या पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस से, वो स्टेट के पास जाते हैं। तो मतलब ये कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं है। और ये जो बी पार्ट है उसमें क्या है, लेवी और कलेक्ट किए जाते हैं सेंटर से, बट वो जाते हैं स्टेट को, तो ये भी कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये आर्टिकल 269 के अंडर आते हैं। इसमें कौन से आते हैं, टैक्सेस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर्स, और टैक्सेस ऑन द कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। उसके बाद है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। ये 269A ये बाद में ऐड किया गया जीएसटी, और इसमें कैसे है कि इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स पे लेवी एंड कलेक्ट कौन करता है, सेंटर करता है, बट डिस्ट्रीब्यूट स्टेट और सेंटर के बीच में होता है, फाइन। और पार्लियामेंट टाइम टू टाइम ये डिटरमाइन कर सकती है कि कौन से टैक्सेस इसके अंडर आएंगे। उसके बाद है हमारे पास डी, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंटर बट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, जो आर्टिकल 270 के अंडर आता है। इसमें कैसे है, इंक्लूड ऑल द टैक्सेस एंड ड्यूटीज रेफर टू द यूनियन लिस्ट एक्सेप्ट, ये वाले जो है एक्सेप्शन है, ये नहीं किए जाते। ड्यूटीज जो हमने पिछले 3 पार्ट में पढ़े, और सरचार्ज एंड टैक्सेस जो आर्टिकल 271 नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस पार्ट में हमारे पास है सरचार्ज ऑन सर्टेन टैक्सेस एंड ड्यूटीज फॉर पर्पसेस ऑफ द सेंटर। तो इसमें क्या है, तो पार्लियामेंट है एनी टाइम ये सरचार्जेस है लेवी कर सकती है, ठीक है। पार्लियामेंट उस पर लगा सकती है कि ये सरचार्ज लेना चाहिए, और ये सेंटर को एक्सक्लूसिवली जाता है, ठीक है। जीएसटी इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस सरचार्ज, फाइन। जो एफ है, टैक्सेस लेवी कलेक्ट और रिटेन किए जाते हैं स्टेट के द्वारा, ठीक है। इसमें ये लंबी लिस्ट है, एक बार पढ़ लेना कौन कौन से टैक्सेस हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, बहुत रेयर रहता है, बट कि ये वाला टैक्सेस किसके अंडर आता है, लेवी कौन करते हैं, कलेक्ट कौन करता है, और रिटेन कौन करता है, एक बार देख लेना। रिटेन मतलब कि उसकी कलेक्शन, उसका यूज़ भी स्टेट करता है, फाइन। उसके बाद है हमारे पास फाइनेंशियल रिलेशंस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज। अभी तक टैक्स रेवेन्यूज हमने देखे, नॉन टैक्स रेवेन्यूज में क्या आते हैं, सेंटर के पास पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, क्वाइनेज एंड करेंसी, ये सारे पोर्शंस आते हैं। और स्टेट्स के पास क्या आता है, इरिगेशन, फॉरेस्ट, फिशरीज, लैब्स, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ये सारी चीज़ें आते हैं। ग्रांट इन एड टू द स्टेट, ग्रांट इन एड काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे हमें पता लगता है कि बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पास क्या क्या पावर्स रहती हैं। तो एक तो स्टैट्यूटरी ग्रांट, 2 टाइप की ग्रांट्स रहती हैं, एक तो स्टैट्यूटरी एंड एक इज डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब डिस्क्रिशन की पावर होती है सेंटर के पास। स्टैट्यूटरी मतलब ये होता है कि एक जनरल और स्पेसिफिक पर्पस के लिए पार्लियामेंट ग्रांट्स देती है टू स्टेट जो भी नीड में है, ठीक है। ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होती है ये हर स्टेट को देना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। दिस इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दैट स्टेट, और स्पेशली फॉर द ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। कौन सी स्टेट में, स्पेशली स्टेट ऑफ असम में, ठीक है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जो होती हैं ये आर्टिकल 282 के अंडर आती हैं, ये इम्पावर करती हैं सेंटर और स्टेट को, किस चीज़ के लिए, कि अंडर दिस प्रोविजन सेंटर मेक ग्रांट्स टू द स्टेट, बट इसमें कैसे है कि ये मैंडेटरी नहीं है, ऑब्लिगेटरी नहीं है सेंटर के लिए, तो देना चाहता है तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। अदर ग्रांट्स में क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन रखी गई है कि अगर कोई, जैसे इन ग्रांट्स ऑफ लियो ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन जूट प्रोडक्ट्स, इसमें क्या था, 10 साल के लिए असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को ये ग्रांट दी जाती थी, ठीक है। ये जो सारे चार्जेस हैं अदर ग्रांट के, ये कंसोलिडेटेड फंड से
चार्ज किए जाते हैं, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स के भी कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज किए जाते हैं, ठीक है। जीएसटी, इसमें आर्टिकल 279A में क्या है, प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है जीएसटी काउंसिल बनाने के लिए। जीएसटी काउंसिल जब बनती है तो उसके पास कुछ पावर्स रहती हैं, ठीक है। वो रिकमेंड करता है सेंटर एंड स्टेट को टैक्सेस, सेसेस एंड सरचार्जेस लेविड बाय सेंटर स्टेट, कौन उसको कलेक्ट करेगा, कौन लेवे करेगा और कैसे कैसे टैक्सेस को मर्ज किया जा सकता है, कौन से आइटम्स गुड्स एग्जम्प्ट किए जाएंगे जीएसटी से, कौन से इंक्लूड किए जाएंगे, कौन से टैक्सेस हटाए जाएंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आई। और थ्रेशोल्ड लिमिट भी सेट किया गया कि किसके बियॉन्ड अगर प्राइस होगी तो उस पर जीएसटी लगेगा, इसके बियॉन्ड नहीं होगी तो जीएसटी कम लगेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक्स्ट्रा के टाइम पे कोई स्पेसिफाइड सेस लगाना है सो दैट रिसोर्सेज रिन्यू किए जा सकें, एट दैट टाइम ऑल्सो जीएसटी काउंसिल कैन सजेस्ट। फाइन, फाइनेंशियल रिलेशन में आगे आता है हमारे पास फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के साथ डील करता है। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, एवरी 5th ईयर चूज़ किया जाता है, ठीक है। ये रिकमेंडेशंस देती है बहुत सारी चीज़ों पे, किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स जो टर्म है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो कलेक्शन होती है टैक्सेस भी, उस पर भी कुछ चार्ज लगते हैं, बिकॉज उसके लिए भी मैन पावर लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, तो वो रुपीज़ हैं, मतलब जो इस चीज़ पे लगे उसको निकाल के जो नेट कलेक्शन होता है वो दैट इज़ कॉल्ड द नेट प्रोसीड, ठीक है। नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है। और सारी चीज़ ग्रांट्स इन एड स्टेट्स को कितनी देनी है, कहाँ पे देनी है, किसको कितने % रिक्वायर्ड है, पंचायत को कितना रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से कितना उनको अमाउंट देना चाहिए, जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं वो सारी फाइनेंस कमीशन जो है प्रेसिडेंट को बताता है। एंड देन रीएलोकेशन होती है सारी चीज़ों की एंड फिस्कल फेडरलिज्म। ये जो फाइनेंस कमीशन है, दिस इज कॉल्ड द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरेशन इन इंडिया। प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स इंटरेस्ट में क्या है कि स्टेट का इंटरेस्ट बचा रहे, बेसिकली उसको टाइम टू टाइम सारी फाइनेंशियल नीड्स पूरी होती रहे, उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ले डाउन की गई हैं, ठीक है, बाय द पार्लियामेंट। और उसमें जो कुछ कुछ बिल्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, बट उसमें प्रीवियस रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की, ठीक है। एक बिल जो A bill which imposes or varies any tax or duties in which states are interested, जिसमें states का कोई भी लेना देना है ना, उसके रिकमेंडेशन जो है वो प्रेसिडेंट से पहले लेनी पड़ेगी एंड देन वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है इन पार्लियामेंट, ठीक है। अ बिल विच वेरीज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन एग्रीकल्चरल इनकम, बिकॉज उससे जो इनकम होती है डायरेक्टली अफेक्ट करती है टू स्टेट्स। अ बिल विच अफेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑन विच मनीज आर और मे बी डिस्ट्रीब्यूटेबल टू स्टेट्स, मतलब स्टेट्स को जो भी चार्जेस जाने वाले थे उस इनकम के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी चेंजेस हुए हैं, प्रिंसिपल्स चेंज हुए हैं, देन दैट बिल शुड बी रिकमेंडेड बाय प्रेसिडेंट फर्स्ट। अ बिल विच इम्पोजेज एनी सरचार्ज, जिससे सेंटर मतलब स्टेट का कुछ भला करने वाली थी, वो कोई भी सरचार्ज कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, इन दैट केस कैसे है कि प्रेसिडेंट पहले उसको प्रीवियस रिकमेंडेशन देगा, ठीक है। तो टैक्स और ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड का मतलब ये होता है कि जिसमें नेट प्रोसीड जो है असाइन होते हैं टू द स्टेट, एनी हाउ स्टेट इज इन्वॉल्व इन दैट, ठीक है। नेट प्रोसीड्स का मतलब मैंने बता दिया ऑलरेडी कि जो भी नेट प्रोसीड्स मतलब ये होगा कि माइनस कॉस्ट ऑफ कलेक्शन को माइनस करके जो भी नेट हमारे पास अमाउंट बचती है दैट इज नेट प्रोसीड। तो सेंटर और स्टेट कहाँ कहाँ से बोरो कर सकता है मनी, तो सेंटर के पास पावर होती है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी ले सकता है, स्टेट से भी ले सकता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से भी ले सकता है, बट स्टेट के पास कुछ रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें होती हैं, जैसे वो सेंटर से ले सकता है लोन, ठीक है, अदर स्टेट से ले सकता है, बट उसके लिए भी सेंटर की परमिशन लगेगी पहले, ठीक है, बट अब्रॉड से नहीं ले सकता है, फाइन, डायरेक्टली। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लोन्स टू एनी स्टेट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दूसरी स्टेट्स को दे भी सकती है लोन, दूसरी कंट्रीज़ को भी दे सकती है, बट स्टेट के पास ऐसी चीज़ ऐसी पावर नहीं होती, फाइन। उसके बाद है हमारे पास फाइनेंशियल रिलेशंस, इंटर गवर्नमेंट टैक्स इम्यूनिटीज़। हमारे पास कैसे है, एग्जम्पशन ऑफ सेंट्रल प्रॉपर्टी ऑन स्टेट टैक्सेशन, हमारे पास जो सेंटर की प्रॉपर्टी किसी स्टेट में है वो भी एग्जम्प्ट की जाती है फ्रॉम
स्टेट टैक्सेशन, ठीक है। जैसे कोई भी प्रॉपर्टी आ जाती है उसमें, कोई भी लैंड आ जाती है, कोई भी शेयर, डेट्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो इस पे वो टैक्स नहीं लगा सकता। द कॉर्पोरेशंस और द कंपनीज क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट इम्यून फ्रॉम स्टेट टैक्सेशन और लोकल टैक्सेशन। सिर्फ उस केस में वो टैक्स लगा सकती है, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज़ पे नहीं लगती। एंड द सेम वे कोई भी प्रॉपर्टी और इनकम ऑफ स्टेट जो सेंट्रल टैक्सेशन के अंडर आती है वो भी एग्जम्प्ट होती है, ठीक है। तो वो पार्लियामेंट इसको टाइम टू टाइम चेंज भी कर सकती है, बट अभी तक तो एग्जम्प्ट होती है, ठीक है। बट जो प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटीज सिचुएटेड विद इन द स्टेट आर नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन, ठीक है। ऐसी नहीं है कि एवरी अथॉरिटी और एवरी इनकम सोर्स ऑफ लोकल अथॉरिटीज़ जो है वो एग्जम्प्ट किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इम्यूनिटी ग्रांटेड टू स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल टैक्सेशन, ये किस चीज़ पे नहीं लगेगी, कौन सी चीज़ एक्सेप्शन है, दैट इज़ जो ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम्स हैं, ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज है, उस चीज़ पे सेंट्रल टैक्सेशन लगाएगा ही। फाइन। एमरजेंसीज के इफ़ेक्ट क्या होते हैं? नेशनल इमरजेंसी का इफ़ेक्ट ये होता है, जो नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 के अंडर आती है। नेशनल इमरजेंसी के केस में ये होता है कि रिड्यूस और कैंसिल कर सकता है ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंसेस, बिकॉज नेशनल इमरजेंसी के केस में क्या होता है, या तो वॉर होती है, या तो एक्सटर्नल एग्रेशन होता है, या तो आर्म्ड रिबेलियन होता है। इन दैट केस कैसे है कि आर्मी साइड पे, डिफेंस साइड पे बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, तो हो सकता है कि उस टाइम में रिड्यूस कर दे, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है कि कंट्री क्राइसिस के थ्रू जा रही होती है, कुछ अनस्टेबिलिटी के थ्रू जा रही होती है। इन दैट केस मेजर रिफॉर्म्स चाहिए होते हैं कंट्री में, तो इन दैट केस रिड्यूस कर सकता है सैलरीज, अलाउंसेस, ठीक है, जो भी पर्सन स्टेट में काम कर रहे हैं, और रिजर्व कर सकते हैं ऑन द मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, और प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रख सकता है। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं प्रॉपर्टी की, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल। तो उसका मीनिंग क्या होता है? टेंजिबल मतलब कोई भी चीज़ जिसको आप टच कर सकते हो, मतलब लैंड और कोई भी ऐसे गुड्स, ठीक है। इंटेंजिबल मतलब जो टचेबल नहीं है, सॉफ्टवेयर हो गए, पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। मूवेबल का मतलब ये हो गया शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जो आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो। इमूवेबल मतलब लैंड, जो एक जगह पे फिक्स है, जिस पे आप बैठते हो, ठीक है। अभी ये आर्टिकल्स हैं जो फाइनेंशियल रिलेशन के साथ अटैच्ड है, तो इसमें एक बार रीड आउट कर लेना। बट 279A जो है वो GST के लिए है, 280 जो है फाइनेंस कमीशन के लिए है, और बोरोइंग में 292 एंड 293 है। एक में जो सेंटर बोरो करता है वो, और स्टेट जब बोरो करते हैं तो 293। फाइन। तो ट्रेंड्स इन सेंटर में हमारे पास ये है कि पहले कैसे था कि जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी थी, मेन लीडर्स उस पार्टी में थे। बट बाय द 1967 जब इलेक्शंस हुए तो कांग्रेस पार्टी कुछ स्टेट में डिफीट हुई, तो वीक पड़ गई। इन दैट केस कैसे हुआ कि वो जो अदर पार्टी स्टेट्स आई, ठीक है, उन्होंने बोला कि हमारे पास भी फिजिकल पावर्स होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए। तो इन दैट केस कैसे हुआ कि टेंशन्स बढ़ने लग गई तो सेंटर और स्टेट में। तो सेंट्रल टेंशन के एरियाज़ क्या हैं सेंटर स्टेट रिलेशन में? एक तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डिसमिसल ऑफ गवर्नर, के गवर्नर को सेंटर इंट्रोड्यूस करता है और उसको रिमूव भी प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। तो उसकी पूरी अथॉरिटी जो है वो सेंटर के पास है। डिस्क्रिमिनेटरी और पार्शियल रूल रहता है गवर्नर का, एट दैट टाइम रहता था कि क्योंकि वो सेंटर का एजेंट रहता है, तो ऑब्वियसली उसकी जो पूरी आइडियोलॉजी होती है वो सेंटर की तरफ टिल्टेड रहती है, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें हैं। डिस्क्रिमिनेशन इन फाइनेंशियल एलोकेशंस टू स्टेट, जो अपनी पार्टी रूल की स्टेट्स थी उसमें ज़्यादा ग्रांट्स इन एड वगैरह देना, और अदर पार्टी रूलिंग स्टेट्स में एड्स नहीं देना, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज जो थी वो सारी सेंटर के अंडर आ रही थी। तो ये सारे जो एरियाज़ है वो टेंशन के रहते थे, ठीक है। और इन सारी टेंशन्स को रिमूव करने के लिए टाइम टू टाइम कुछ कुछ रिफॉर्म्स आए। फर्स्ट आए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जिनको हम ARC रिपोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। दो इसमें से कोई भी रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अडॉप्ट नहीं की एट दैट टाइम, बट इसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट
क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ARC जो कमीशन था 1966 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई आया, तो उसमें था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए। तो हमारी जो फर्स्ट इंटर स्टेट काउंसिल है वो 1990 में बनी। ठीक है, तो दिस वाज रिकमेंडेड इन 1966 बट कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ पावर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट टू स्टेट, मतलब जो मैक्सिमम पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट्स को करनी चाहिए रेदर देन टू द सेंटर। ठीक है, जो गवर्नर्स का बिहेवियर है वो पार्शियल नहीं होना चाहिए। डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज इन स्टेट कैसे है कि अगर स्टेट रिक्वायर कर रही है, मतलब उसको चाहिए तो ही उसमें एम्प्लॉय करो, अदरवाइज नहीं करो। तो ये सारी ARC रिपोर्ट में दिया गया। उसके बाद है राजमन्नार कमेटी, जो तमिलनाडु में DMK गवर्नमेंट थी उसने अपॉइंट की थी 3 मेंबर कमेटी। ठीक है, तो उस 3 मेंबर कमेटी ने रिपोर्ट दी। ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ये थी कि इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए, फाइनेंस कमीशन को परमानेंट बॉडी बनाना चाहिए, प्लानिंग कमीशन को डिस्बैंड मतलब हटा के एक स्टैट्यूटरी बॉडी लानी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल्स जो इमरजेंसी के साथ डील करते हैं 356, 357, 365 इन प्रेसिडेंट रूल के साथ जो भी डील करते हैं उनको ओमिट कर देना चाहिए, बिकॉज उसका बहुत मिसयूज़ हो रहा था। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो भी है वो अबॉलिश कर देनी चाहिए। तो ऐसे करके कुछ चीज़ें थी, इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी राजमन्नार कमेटी ने। मैंने इम्पॉर्टेंट वाली यहाँ पे मेंशन की है। ठीक है, बट ये भी रिकमेंडेशन इग्नोर की गई बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन आया, तो अकाली दल ने क्या हुआ, एक रेजोल्यूशन ऑप्ट किया। ठीक है, तो ये अनंतपुर साहिब में इंट्रोड्यूस हुआ, दैट्स वाई अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन बोलते हैं। इसमें बोला कि जो सेंटर की इंटरफेरेंस है वो सिर्फ डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी इस चीज़ों पे रहनी चाहिए। बाकी रेजुलरी पार्ट जो है वो स्टेट्स को एलोकेट कर देनी चाहिए। ठीक है, इस पे भी कोई एक्शन नहीं हुआ। उसके बाद है वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम आया, उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ डिमांड्स रखी कि उनको फॉरेन अफेयर, करेंसी, कम्युनिकेशन, डिफेंस, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन ये सारी चीज़ें सेंटर के पास जानी चाहिए, बाकी सारी रेजुलरी पार्ट जो है वो स्टेट के पास जानी चाहिए। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के आर्टिकल जो है वो रिपील कर देने चाहिए और स्टेट्स कंसेंट लेना चाहिए बिफोर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन। वॉट एवर रेवेन्यू सेंटर के पास आता है उसका 75% जो है स्टेट को एलोकेट कर देना चाहिए। ऐसे करके कुछ डिमांड थी। ठीक है, सेंटर ने ये वाली मेमोरेंडम की कोई भी डिमांड एग्री नहीं की। फाइन। देन आया हमारे पास सरकारिया कमीशन, ये काफ़ी फेमस है। तो 1983 में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया 3 मेंबर कमेटी। ठीक है, टू चेक कि क्या चल रहा है, कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, अनरेस्ट हो रहा है इतना इंडिया में, तो कैसी चीज़ें इंपोर्ट करनी चाहिए। उसके बाद है हमारे पास 1988 में उसने रिपोर्ट सबमिट की सरकारिया कमीशन ने। ठीक है, तो उसमें उन्होंने बोला कि सेंटर हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए। ठीक है, तो सेंटर के लिए कोई भी पावर ऐसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें फंक्शनल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन में उन्होंने बोला इंटर स्टेट काउंसिल बनानी चाहिए अंडर आर्टिकल 263। जो 356 प्रेसिडेंट रूल है उसको बहुत ही स्पेयरिंगली यूज़ करना चाहिए, मतलब अगर एक्सट्रीम केस हो रहा है इन दैट केस ओनली शुड बी यूज, नॉट लाइक एवरी डे। कभी किसी स्टेट में लग रहा है, कभी किसी स्टेट में, ये सारी चीज़ें हटा देनी चाहिए। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज का जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहिए सो दैट यूनिटरी पावर बनी रहे। रेजुलरी पावर जो है वो टैक्सेशन की पार्लियामेंट के साथ रहें, बाकी सारी जो है कंकरेंट लिस्ट में डाल देनी चाहिए सो दैट टाइम टू टाइम अगर यूनियन कुछ उसमें सबमिशन करना चाहती है वो भी हो जाए, अगर स्टेट उस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना चाहती है तो वो भी हो जाए। ठीक है, तो सेंटर शुड हैव पावर टू डिप्लॉय इट्स आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, विदाउट इवन कंसेंट ऑफ स्टेट। कभी कभी कुछ ऐसे माल प्रैक्टिस स्टेट कवर कर रही होती है, इन दैट केस कैसे है कि आर्म्ड फोर्सेस आ जानी चाहिए इन दैट स्टेट। ठीक है, तो नेट प्रोसीड ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो शेयरेबल होने चाहिए स्टेट्स के साथ। ठीक है, गवर्नर की जो टर्म है वो 5 years तक परमानेंट रखनी चाहिए, अगर कोई एक्सट्रीम रीज़न है तभी उसको हटाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ उसकी रिकमेंडेशन आई एंड पर्टिकुलरली गवर्नर रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस की। तो देवर अराउंड 247 रिकमेंडेशन, जिसमें से 180 रिकमेंडेशन जो थी वो सेंटर ने मान ली थी। ठीक है, आफ्टर दैट क्या हुआ, पुंची कमीशन आया। पुंची कमीशन में ये था
कि 1983 में वो कमीशन था, सरकारी कमीशन। 1988 में उसने रिफॉर्म्स के लिए रिपोर्ट सबमिट की। तो अभी 20 साल बीत गए थे, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स हो गए थे। तो अप्रैल 2007 में ये सारी चीज़ों को दोबारा रिवैल्यूएट करने के लिए पुंछी कमीशन आया। तो उसने कैसे था कि रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट एंड सेंटर और इंटर स्टेट, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए ये पुंछी कमीशन आया। उसने रिकमेंडेशन दी, 310 रिकमेंडेशन दी, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन की है, जैसे ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट फॉर द सब्जेक्ट्स इन स्टेट लिस्ट एंड ट्रांसफर्ड आइटम्स इन कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। और इसमें दिया कि हमारे पास फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड इम्प्लीकेशन ऑन स्टेट फाइनेंसिंग, मतलब बेसिकली ये था कि इसमें उसने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल सेलेक्टिंग गवर्नर्स दी, ठीक है, सो दैट गवर्नर्स इम्पार्शियल हो सके। बिकॉज गवर्नर की पार्शियलिटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी इन द स्टेट्स, अनरेस्ट भी ज़्यादा बढ़ रहा था और इसी की वजह से इमरजेंसी की सिचुएशंस भी ज़्यादा बढ़ रही थी। तो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस में क्या था कि एक तो ये होना चाहिए कि एमिनेंट इन सम वॉक ऑफ लाइफ, किसी एरिया में वो बहुत अच्छे से फ्लरिश काइंड ऑफ होना चाहिए, ठीक है, एक एमिनेंट पर्सनैलिटी होना चाहिए। सेकेंड, पर्सन जो है वो उसी स्टेट का नहीं होना चाहिए, देन देयर विल बी अ पार्शियलिटी, ठीक है, आउटसाइड स्टेट होना चाहिए। थर्ड थिंग, डिटैच्ड फिगर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसका कोई पॉलिटिकल करियर अभी है रिसेंट एरिया में तो उसके कोई पर्सनल फेवर्स के लिए वो चीज़ करे, ठीक है। अ पर्सन हु हैज़ नॉट टेकन टू पार विद पॉलिटिक्स जनरली, ठीक है, रिसेंट पास्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लोकल पॉलिटिक्स से भी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, उनको गवर्नर लेना चाहिए और 5 ईयर का टेन्योर उसका फिक्स कर देना चाहिए, ठीक है। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के लिए जो भी प्रोसीजर है वही गवर्नर के लिए भी फॉलो करना चाहिए, रैदर देन कि प्रेसिडेंट उसको कभी भी हटा सकता है, ठीक है। तो गवर्नर के रोल के लिए कुछ रिकमेंडेशन इसकी इम्पॉर्टेंट है। एंड सेकेंड थिंग उन्होंने बोला कि जैसे गवर्नर पार्शियल होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी कि इन केस ऑफ नो पार्टी रूल, फर्स्ट थिंग तो ये है कि गवर्नर को कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए जब वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, ठीक है। तो वो रूल्स कैसे हैं कि पार्टी और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टीज जो वाइड सपोर्ट में है, ठीक है, उसको गवर्नमेंट बनानी चाहिए। दूसरी, अगर वहाँ पे कोई प्री पोल अलायंस नहीं है, कोalition नहीं है, ठीक है, और बाद में बन जाती है तो उसका लीडर जो आता है वो गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास जो गवर्नर है, अगर उसको सिलेक्ट करना पड़ता है चीफ मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ री इलेक्शन, तो कैसे ग्रुप ऑफ पार्टीज जिसका प्री पोल अलायंस था उसका जिसका लार्जेस्ट नंबर है उसको सिलेक्ट करना चाहिए। सेकंड, अगर लार्जेस्ट सिंगल पार्टी जो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है विद द सपोर्ट ऑफ अदर्स, उसका चीफ जो है वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। पोस्ट इलेक्टोरल, मतलब इलेक्शंस होने के बाद अगर कोई कोalition हो रहा है, ठीक है, उनमें से अगर ऑल पार्टनर्स ज्वाइन करके कोई लीडर चूज कर पा रहे हैं तो उसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए। ऐसे करके प्रायोरिटी वाइज लिस्ट दे दी कि फर्स्ट इसको कंसीडर करो, सेकंड इसको, थर्ड इसको। तो ये सारी कंसिडरेशन होने के बाद देन अगर ये इलेक्शन के बिना ही काम चल जाता है देन दैट विल बी गुड। तो ऐसे करके कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस की। आर्टिकल 356 जो है हमारा प्रेसिडेंट रूल का, उसमें कुछ सूटेबल अमेंडमेंट्स कर देनी चाहिए सो दैट उसका मिसयूज़ होना बंद हो जाए, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें इसमें इंट्रोड्यूस की गई। एक बार ये रीड आउट कर लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द कोर्सिटी। बाय।